merciful, the beneficent. You know that the previous day I have started with the introduction और शायद आपको मैंने ये भी बताया था कि आपके ऐसे का जो सबसे अहम तरीन पोर्शन है दैट इज इंट्रोडक्शन। क्योंकि डिफरेंट जब आपका एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो एक तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो आपके पूरे के पूरे कंप्लीट ऐसे की रिफ्लेक्शन देता है। पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपने ऐसे के अंदर क्या क्या लिखा है और जो कुछ आपने लिखा है वो क्या रेलिवेंट भी है या इररेलिवेंट है। दूसरी चीज आपकी इंट्रोडक्शन के पढ़ के आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर, आपका एक्सप्रेशन का भी एग्जामिनर को एक एक हम कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि क्या स्टूडेंट को लैंग्वेज भी आती है या नहीं आती। हमने कल बड़ी डिटेल के साथ इस पे गुफ्तगू की थी सर, और मैंने एक दफा मैं इसको रिवाइज करूंगा। Definitely, I have talked about that introduction should be like a map. Again, map का मतलब ये है कि आपके ऐसे के 80% एक ओवरव्यू आपके इंट्रोडक्शन देगा। It has to provide an overview, and in order to provide the overview, my dear friend, it has 4 basic objectives. इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि this is supposed to introduce the topic. Then identify the topic, then inform the surrounding context, route the essay towards the final line, or you route the essay towards final line जो है, that is known as a thesis. My dear friend, as far as its length is considered, this is always the 10% of your essay. हमेशा ये 10% आपके essay का total का 10% होता है. It is always consisted on few sentences, and if I will count this, my dear son, this is always consistent on 10 to 18 sentences. It must be in one continuous paragraph. You are not supposed to break your paragraph. This should convey the complete summary, and it has 3 parts. Number 1 is opening, number 2 is supporting, number 3 is thesis. इन तमाम चीजों पे हम बड़ी कल डिटेल डिस्कशन की थी, and my dear sir, this always look like this one. आपका ऐसे हमेशा ही ऐसे नजर आएगा। कैसे? एक जनरल लाइन से स्टार्ट लेंगे और एक स्पेसिफिक लाइन पे आके हम इसको क्लोज कर देंगे। देखना हमने इसका क्या नाम लिखा। हमने कहा जनरल स्टेटमेंट दैट विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक, कि हमने एक जनरल लाइन से शुरू करना है जो आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगी और हम एक स्पेसिफिक लाइन पे आके इसको क्लोज कर देंगे। एडिशनल स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया था जो डिटेल्स में जाएंगी, और थीसिस स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया था जो आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज कर देगी, दैट इज नोन एज थीसिस। लिसन, दिस इज another map taken from another book as well. ये भी यही कह रहा है। इसने पहले सेंटेंस को नाम दिया अटेंशन गेटर का, और क्या लिखा है इसके जरा लफ्जों पे गौर करें। उन्होंने लिखा कि बिगिन विद अ स्टोरी or concrete illustration that captures your reader's attention immediately. फौरन आपका रीडर जो है उसकी अटेंशन जो है उसको immediately grab कर लेगी। Then we have the connection, and then at the end, yes, we have the thesis as well. Then I have talked about the types of essay. मैंने आपको essay की types बताई थी। We have 2 types. हमने एक को नाम आर्गुमेंटेटिव रखा है और एक का हमने नाम डिस्क्रिप्टिव रखा है। फर्क मेजर क्या है? तमाम वो टाइप्स ऑफ ऐसे जहां पे आपने चीजों की डिटेल्स बतानी होती है, कभी वो कॉजेस कंसिक्वेंसेस सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है और कभी किसी और फॉर्म में होती है। जैसे कभी वो कॉजेस कंसिक्वेंसेस सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है और कभी वो किसी और फॉर्म में होती है, तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहेगा। और वो ऐसे जहां पे चीजों को आपने पोजीशन लेनी होती है
दैट इज नोन एज आर्गुमेंटेटिव ऐसे। हमने उसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे का नाम दिया है। अच्छा, अब मैंने आपसे कल कहा था कि हम चांद एक डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मेरा सबसे पहला टॉपिक ये है, देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। दूसरा मेरा टॉपिक है, वार एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन राइट अब्यूज। और तीसरा मेरा टॉपिक है, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि देयर आर सम हर्डल इन, जो सबसे पहला टॉपिक है। असद, आपने बताना है जी। असद बताएं, ये जो सबसे पहला टॉपिक है, ये आर्गुमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है? असद, मैं सुन रहा हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी असद। I think this one is descriptive topic. आर्गुमेंटेटिव नहीं है बेटे, इससे मैं एग्री कर लूं, यस नो का जवाब दे दूं। मुझे लग रहा है कि इसमें हमने डिस्क्रिप्शन बतानी है। अच्छा, कैसी जरा कैसी बताओगे, जरा मुझे बताओ, डिस्क्रिप्शन कैसी करोगे? लाइक कुछ हर्डल्स है जो हमने बतानी है, जो दैट आर इन अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ये ठीक है, ठीक है। बिलाल आप बताओ, मोहम्मद बिलाल अकबर, बिलाल आप जरा बताओ। बिलाल, मैं आपको सुन रहा हूं, बताएं ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? आर्गुमेंटेटिव है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है? नहीं सर। जी, आमना आप बताएं। सर आई थिंक डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है, किस बुनियाद पे आप इसको डिस्क्रिप्टिव कह रही हैं? सर कि हम वो हर्डल्स बताएंगे जिससे एक कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि देयर आर सम हर्डल्स इन द वे ऑफ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ये एग्जामिनर टेक ले चुका है, तो इस चीज को हमने बस फर्दर डिस्क्राइब करना है कि क्या हर्डल्स है। मैं इसको यस नो नहीं कर सकता? सर आई डोंट थिंक सो। जी, साद आप बताएं। There's a question. मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा सम टाइम इट मे नॉट बी अ क्वेश्चन बट द सेम टाइम इट माइट बी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक, ठीक। गफार आप बताएं, ये कौन सा, अब्दुल गफार आप बताएं, कौन सा आर्गुमेंटेटिव है डिस्क्रिप्टिव है? सर आर्गुमेंटेटिव है। आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव नहीं बन सकता ये। सर इसमें पहले ये बताना है कि वाकई अगर हर्डल है तो मतलब उसमें उससे हम मतलब एग्री करते हैं या नहीं करते सर। तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं बन सकता जैसे बाकी कुछ कह रहे थे। नो सर, मैं आई थिंक ये आर्गुमेंटेटिव ही बनता है। सैफुल्लाह आप बताएं, ये कौन सा ऐसे आर्गुमेंटेटिव है डिस्क्रिप्टिव है? सॉरी सर, सैफुल्लाह आज क्लास में नहीं आया। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो डियर, हमारा टॉपिक है कि देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। अब इसमें हमारी कंफ्यूजन है। हमारी कंफ्यूजन ये है कि हम अभी कंफ्यूज हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव है ये ऐसे। माय डियर फ्रेंड, इनको हम कहते हैं ओपन एंडेड ऐसे। कौन सा ऐसे? ओपन एंडेड ऐसे वो होता है कि वे आर बोथ, आई मीन ये एक ऐसा ऐसे है। ये जब मैंने 2011 में सीएसएस किया था तो तब ये एक ऐसे आया था, तब का ये ऐसे है। माय डियर फ्रेंड, मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव बनाया था। मैंने कैसे इसको डिस्क्रिप्टिव बनाया था? मैंने सबसे पहले लिखा था इंट्रोडक्शन, देन मैंने एक हेडिंग बनाई थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री, होती क्या है। देन मैंने हर्डल्स लिखी थी और देन मैंने सोल्यूशन लिख दिए थे। मेरे एक दोस्त थे, मैं पास हो गया।
मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आर्गुमेंटेटिव है, उन्होंने पोजीशन ली, उन्होंने कहा देयर आर सम हर्डल्स, उन्होंने कहा नो, उन्होंने कहा जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट मीन तो दिस मीन इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा ट्रूली और अनट्रूली का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। When a country has its sovereign boundaries, so it has a dependent country as well. My dear son, open-ended वो ऐसे होते हैं कि वो at the same time descriptive भी treat हो सकते हैं, वो same the time argumentative भी treat हो सकते हैं। तो war and terror has contributed to growing human rights abuse, ये भी open-ended ऐसे है। Gender equality is a myth, ये भी open-ended ऐसे होता है। open-ended ऐसे वो होता है यहाँ पे आप चीजों से एग्री भी कर सकते हैं, आप चीजों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप चीजों की डिटेल्स भी बता सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ओपन एंडेड ऐसे हैं, और ओपन एंडेड में आपके पास चॉइस है, आप उसको डिस्क्रिप्टिव बनाएं, आप उसको आर्गुमेंटेटिव बनाएं। और मेरी सजेशन ये है कि जब कोई ऐसे ओपन एंडेड है तो आपको उसको डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहिए, ना कि आर्गुमेंटेटिव बनाना चाहिए। ये फैसल बताएं। जी सर, हम ये इनको परसुएसिव नहीं कह सकते, जैसे जेंडर इक्वालिटी मिथ हमें चॉइस बेटा नहीं दी गई। परसुएसिव कह सकते हैं यार, परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव तो एक ही चीज है ना। यस सर, मेरा फिर वही पॉइंट है कि फिर इनको आर्गुमेंटेटिव नहीं कहेंगे। तो अगर आपकी मर्जी, अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव बना दो तो फिर क्या बनेगा? बस अगर एक मिनट बेटा, टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। जी सर। इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट लिखो हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, और आखिरी इसके सोल्यूशन कन्वर्ट कर दो कि हाउ टू कन्वर्ट दिस मिथ इनटू रियलिटी, तो डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। ठीक है बिल्कुल सर। और अगर एक मिनट यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दोगे, वहां पे अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे दोगे, तो वो परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। अब देखें, टॉपिक है टेररिज्म, इट्स कॉजेस एंड consequences। मुझे बताएं क्या इस ऐसे में टेररिज्म, इट्स कॉजेस एंड consequences, क्या आप समझते हैं इस ऐसे में यस नो किया जा सकता है? आप इसको कभी भी यस नो नहीं कर सकते। को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, आपको कभी भी इस ऐसे को यस नो में नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड वो ऐसे होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होगा तो आर्गुमेंटेटिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्रिप्टिव होगा। इज जेंडर इक्वलिटी मिथ, इसको आप डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो, इसको कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव नहीं बना सकते। अगर वो आर्गुमेंटेटिव है तो आर्गुमेंटेटिव होगा, अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव होगा। दरमियान वाला रास्ता ही नहीं है आपके पास। क्लियर होगा यहां तक? अच्छा, अब आते हैं डियर फ्रेंड, हम रियल चीज पे अब आ गए हैं। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सिंपल चंद एक ओवरव्यू दिया था, और आज हम इंट्रोडक्शन की डिटेल्स पे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ फॉर्मेट, ये है आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे का स्ट्रक्चर। अब जब भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखेंगे वो स्ट्रक्चर पे लिखा जाएगा। ये है इसके कंपोनेंट्स, इनके आज हम बहुत डिटेल में जाएंगे। तो डियर फ्रेंड, अगर आप इस स्ट्रक्चर को माइंड में रख लें, आप अपने पास लिख के रख लें, तो जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, आपका इंट्रोडक्शन हमेशा इसी फॉर्मेट पे लिखा जाएगा। आप इस फॉर्मेट को कभी भी डेविएट या वायलेट नहीं कर सकते। जब भी लिखेंगे इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे। अगेन आज मैं बहुत डिटेल में वजाहत में जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, वी हैव द ओपनिंग स्टेटमेंट। आपको पता है ओपनिंग स्टेटमेंट में हमने दो काम करने होते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है, दूसरे लम्हे पे हमने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होता है। डियर फ्रेंड, ओपनिंग स्टेटमेंट को फर्दर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले 1 to 3 सेंटेंसेस जो होंगे ये जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि द स्टेटमेंट या सेंटेंसेस दैट विल इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, दे आर नोन एज अ जनरल स्टेटमेंट। ये मिनिमम 1 सेंटेंस होगा, मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस होंगे। माय डियर फ्रेंड, इसके बहुत से नेम्स हैं। ये देखिए, ये सारे जनरल स्टेटमेंट के नाम हैं। कुछ किताबों में जनरल स्टेटमेंट होगा, कुछ में हुक का लफ्ज होगा, कुछ में अटेंशन गेटर का नाम होगा, और कुछ के अंदर अटेंशन ग्रैबर का नाम होगा। बड़ा आसान काम है। मैं 1 मिनट इसको डिफाइन कर लूं, फिर इसके मेथड्स में बताता हूं। मैंने कहा इट रेफर, आई मीन अटेंशन गेटर। Attention getter refer to the first 1 to 3 sentences. My dear friend, it is always consisted on opening,
that is designed to grab your reader attention immediately. A good attention getter will invoke your reader curiosity and their interest in the rest of, and maintain their interest in the rest of the essay as well. It has usually 4 popular methods. दोबारा एक्सप्लेन एक दफा मैं करता हूं बेटे. अटेंशन गेटर मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस होते हैं जिनका काम होता है आपके राइटर के इंटरेस्ट क्रिएट करना, जिनका काम होता है आपके राइटर के माइंड के अंदर इस चीज को इंस्टिगेट करना कि आप क्रिएटिव भी हैं, आप इमेजिनेटिव भी हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है. माय डियर फ्रेंड, जब भी आपने अपने ऐसे को स्टार्ट करना है तो उसके 4 पॉपुलर मेथड्स हैं. उसमें सबसे पहला पॉपुलर मेथड ये है कि जो भी टॉपिक है उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करो. आपको याद होगा कल हमने एक टॉपिक लिखा था कि काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान. आप तमाम के तमाम लोगों को याद होगा. और जैसे इनमें से मेजॉरिटी वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट किससे स्टार्ट कर लिया था. हमें से मेजॉरिटी डिसेंट वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट टेररिज्म से स्टार्ट कर लिया था. नहीं, हमने कहा कि आप सबसे पहला काम है कि इंट्रोड्यूस करोगे और इंट्रोड्यूस का सबसे पहला मेथड ये है कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करोगे. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बड़ा आसान काम है. आपको जो भी टॉपिक है बेटे, आपका टॉपिक के कीवर्ड्स पे क्वेश्चन करेंगे व्हेन या वेयर. क्या क्वेश्चन करेंगे? फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐसे है, मेरा कीवर्ड टेररिज्म है. मैं टेररिज्म पे अपने आप से क्वेश्चन करूंगा व्हेन डज टेररिज्म एग्जिस्ट या वेयर डज टेररिज्म एग्जिस्ट. हर एक को अपना एक यूनिक आंसर मिलेगा. बेटे जब मैं कहूंगा ना वेयर डज, कोई कहेगा ये सर ह्यूमन सोसाइटीज में होता है, कोई कहेगा सर ये 9/11 के बाद शुरू हुआ है, कोई कहेगा सर दिस हैज बीन स्टार्टेड वेयर देयर वुड बी इनजस्टिस, जहां पे इनजस्टिस होगा वहां पे टेररिज्म होगा. सो ईच एंड एवरीवन हैज यूनिक स्टाइल. अगर मैं इस टेररिज्म पे ऐसे स्टार्ट करूं ना इसी टॉपिक में, शायद मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा वेयर और मुझे शायद आंसर मिलेगा कि टेररिज्म एग्जिस्ट अमंग द ह्यूमन सोसाइटीज. मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं माइट बी डिसेंट इसको ह्यूमन सोसाइटी से स्टार्ट इसका लूंगा. मैं इसका स्टार्ट ह्यूमन सोसाइटी से लूंगा. शायद मैं इसको ऐसे लिखूंगा that a society achieves highest level of civilization, progress and prosperity when different individuals will work together. However, this is a fact that due to the human greed or ideological differences, people do not cooperate with each other and sometimes different conflict occurs among them. Few people try to settle these conflict with the use of force against the innocent people, and this use of force is known as a terrorism. फिर मैं नैरो डाउन टेररिज्म, फिर मैं बताऊंगा टेररिज्म मीन्स जो आपने कल स्टार्ट किया था. सपोज जैसे मेरा टॉपिक आ जाता है को एजुकेशन. मैं कभी भी मेरा टॉपिक आ जाता है हायर एजुकेशन, मेरा टॉपिक आ जाता है वुमेन यूनिवर्सिटीज. मैं अगेन अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि वेयर डज टेररिज्म सॉरी एजुकेशन एग्जिस्ट. इंसानों में एग्जिस्ट करती है ना. अगेन इसको भी मैं ह्यूमन सोसाइटी से स्टार्ट लूंगा इसका भी. और शायद इसका को एजुकेशन का मैं स्टार्ट ऐसे लूंगा कि अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड दिस ह्यूमन बीइंग एज अ मास्टर क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स. हम अशरफुल मखलूकात है ना, on the basis of the only one thing, and that is known as the cognitive abilities. This means that they can learn, they can feel, and they can transfer their knowledge, information, feeling, and experience to the coming generation. And this transformation of knowledge is known as education. Education can be achieved via different methods, and one among them is known as a co-education. फिर मैं co-education पे आ जाऊंगा.
तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया कि जो भी टॉपिक आ गए, देखो ग्लोबल वार्मिंग आ गए तो उसको बैकग्राउंड से स्टार्ट करो कि ये कब स्टार्ट हुआ है। मेरा ख्याल है इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट हुआ। यू मे स्टार्ट विद सम इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज, बड़ा आसान, सबसे आसान काम भी यही है कि आप अपने आप के क्वेश्चन करें व्हेन या वेयर का, और जब भी डियर स्टूडेंट आप व्हेन या वेयर का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे आसान काम यही है कि आप डायरेक्ट टॉपिक से ना शुरू करें, आप उसकी तमहीद बांध कि ये टॉपिक एग्जिस्ट कहां पे करता है। दूसरा जो तरीका है ना, ये तरीका कोटेशन का। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि अगर आपको टॉपिक के रिलेटेड कोई कोटेशन आती है, लेकिन जैसे शुरू में कोई वर्स आती है, कोई शेर आता है, तो आप उससे स्टार्ट कर लो, लेकिन उसके लिखने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। वैसे तो आपको पता है जब हम कोटेशन लिखते हैं तो हम मोस्टली लिखते हैं कि बाराक ओबामा सेज, नहीं, यहां पे कोटेशन पहले आती है और राइटर का नाम बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, यही सपोज मेरा यही टॉपिक है, अगेन मैं इसी टॉपिक को लेता हूं, काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। मैं डियर अगर इसकी कोटेशन से लिखूंगा तो कोटेशन इस तरीके से ऐड की जाती है। ये देखें, मैंने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करूंगा, मीन कोटेशन पहले आएगी। बड़े रेलिवेंट कोटेशन है। शायद आपने बिल क्लिंटन की किताब या उसका ऑटोबायोग्राफी जो है माई लाइफ आप में से किसी ने वो पढ़ी होगी। तो क्या हमने स्टार्ट किया? हम स्टार्ट किया कि दिस मॉडर्न एरा डज नॉट बिलोंग टू द पीपल हु स्टिल बिलीव and conflict and use of force to settle their border issues, but it belongs to the individual who trust and cooperation and dialogue. Says by Bill Clinton भी कह सकते हो, कॉमा डाल के खाली बिल क्लिंटन। इसके बाद आप पैराग्राफ नहीं तोड़ेंगे, इसके बाद ये सर पैराग्राफ आपको नहीं तोड़ेंगे, आप इसके बाद यहां से आप इसको लेके चलेंगे। दो तरीके हो गए। मैंने कहा पहला तरीका कहा कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, दूसरा यू मे स्टार्ट विद सम स्टोरी और सम कोटेशन। कभी कभार कुछ लोग इसको स्टोरी से भी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं। बेटे 2016 के अंदर मेरी एक स्टूडेंट है, ऐसे आया था ग्लोबल वार्मिंग, 16 नहीं सॉरी 18 में, ग्लोबल वार्मिंग इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, ये ऐसे आया था। शी हैज स्टार्टेड विद स्टोरी। मुझे बड़ी उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। मैंने उनसे पूछा कि कहां से आपने ये स्टोरी क्रिएट की है। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं अखबार के अंदर मैंने एक तस्वीर देखी थी और तस्वीर को मैंने स्टोरी में कन्वर्ट किया है। तस्वीर क्या, टॉपिक आया देखो ग्लोबल वार्मिंग, और कहते हैं सर वैसे ही मैंने अखबार पढ़ते हुए कभी तस्वीर देखी तो मैंने उसको स्टोरी में कन्वर्ट किया। बेटे तस्वीर ये है कि ये पानी है, ये सारा किसी एरिया के अंदर, जैसे आपने पिछले दिनों भी तस्वीरें देखी थी कराची के अंदर, इसमें एक औरत जा रही है इस पानी के अंदर से, शी इज वॉकिंग। पानी जो है ना, वाटर इज टचिंग हर शोल्डर एज वेल, उसके शोल्डर तक पानी आया हुआ है। सर पे उसने एक टोकरा उठाया हुआ है, टोकरे के अंदर उसने दो चीजें लिखी हुई हैं। पहले उसने अपने एक छोटा सा बच्चा है जो 2, 3, 4 साल का, वो रखा हुआ है, और दूसरा उसने छोटी छोटी मुर्गियों के बच्चे यहां पे रखे हुए हैं, और वो पानी में से निकलने की कोशिश कर रही है। और नीचे कैप्शन लिखी हुई है कि द ओल्ड वुमन इज ट्राइंग टू रेस्क्यू 2 of her dearest thing. One is the source of coming generation and the other one is the source of income. अब उसने स्टोरी क्या लिखी, उन्होंने इसी को स्टोरी में कन्वर्ट किया that an old woman is struggling to rescue herself from water that is touching her shoulder, and she is trying to protect her 2 of her dearest thing. One is the coming generation, the second one is the source of income, and she is walking in the water that has been happened due to the flood, and this flood is the result of global warming. तो बेटे वो फेल तो नहीं होगी ना। उसके तो और भी बहुत से खूबसूरत अल्फाज थे।
वैसे भी आपको पता है इंसान पे जब कोई मुसीबत आती है, क्लैमिटी आती है, इंसान की दो ही कोशिश होती हैं कि सबसे पहले अपनी औलाद को और दूसरा उसका जान और माल जो है उसको रेस्क्यू किया जाए। तो बेटे आप इस किस्म की एक शॉर्ट सी, लेकिन याद रखें स्टोरी शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट शुड बी सो इंटरेस्टिंग एज वेल। अगर यही टेररिज्म आए ना तो मैं इसको भी स्टोरी से शायद स्टार्ट करूंगा, और मैं शायद इसकी स्टोरी, मैं कहता हूं स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इतनी ब्रीफ होनी चाहिए कि वो आपका जो रीडर है उसको कैप्चर कर ले एक दफा। शायद मैं इसकी स्टोरी यही आ जाए ना, टेररिज्म मेरा ऐसे, मैं इसकी स्टोरी लिखूंगा that the 16th of December is known as a black day in the history of Pakistan because on that day mother was running on the road, small kids was crying with pain, there was blood everywhere. Suddenly it has been telecasted that some terrorist has attacked a school in Peshawar. फिर मैं आऊंगा टेररिज्म पे, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि लोग बड़ी बड़ी ऑर्डिनरी किस्म की स्टोरीज लिखते हैं। मसलन टॉपिक आता है बैड गवर्नेंस पे और स्टोरी लिखी होती है कि जी आज व्हेन टुडे आई वाज ड्राइविंग ऑन द रोड आई स्टॉप्ड एट अ सिग्नल एंड सम किड्स वर आस्किंग फॉर मनी एंड ही और शी वाज आस्किंग फॉर मनी बिकॉज देयर इज बैड गवर्नेंस इन दिस कंट्री। ये बिल्कुल ही अजीब सा स्टार्ट है। ये स्टार्ट का कोई इंपैक्ट नहीं है। So dear friends, story should be so creative, it should be so interesting, and it should be so concise as well. और चौथा तरीका ये है कि you may start with some question as well. आप क्वेश्चन से भी स्टार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, why do people use of the force against the innocent people? तो इसका जब मैं आंसर दूंगा तो अगेन वो मेरी जनरल कोटेशन हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 4 मेथड है, इनमें से कोई एक मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो आसान है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आसान है, कोटेशन भी आसान है। स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन है सबसे आला। थोड़ा सा इस पे आप काम कर लो ना, स्टोरी टेलिंग पे थोड़ा सा इस पे काम कर लो तो ये बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि डियर स्टूडेंट, जब भी आप अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे, यू आर सपोज टू स्टार्ट योर ऐसे विद जर्नल स्टेटमेंट। तमहीद बांधोगे, और तमहीद बांधने के मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं, उसमें कोई एक अडॉप्ट कर सकते हो। कोटेशन हो सकती है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्टोरी हो सकता है, और क्वेश्चन हो सकता है। ये आपके पहले, ये 1 सेंटेंस भी हो सकता है, ये 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं। ये कोई मैथ नहीं है कि लाजिम है कि 3 होंगे। अब आते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे। माय डियर सर, स्पेसिफिक स्टेटमेंट वो होती है जो भी, यही सपोज करता हूं अगर मेरा टॉपिक टेररिज्म है तो आप इस टेररिज्म को बड़े लेमैन टर्म्स में, बड़े अभी हम आर्गुमेंटेटिव पे जा ही नहीं रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव पे बाद में जाएंगे। डियर सर, इन वेरी लेमैन टर्म्स आप इसको डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? सपोज टेररिज्म को कोई डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे कि दिस इज द यूज ऑफ द फोर्स अगेंस्ट द इनोसेंट पीपल। और अगर आपको इसकी हिस्ट्री का पता है कि थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री लिख ले, तो ये भी अगेन मिनिमम 1 सेंटेंस होगा, मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस होंगे। तो हमने अभी 2 चीजें पढ़ी कि ओपनिंग स्टेटमेंट को हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने जनरल स्टेटमेंट लिखी जिसमें हमने तमहीद बांधी, और उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने स्पेसिफिक लिखी। स्पेसिफिक के अंदर हमारा जो भी टॉपिक था हमने उस टॉपिक को डिफाइन किया। कौन लाए? कौन लाए? ये मैंने लाई। आप लाई? ये नैना और ये ईमान है। ये ज्यादा खूबसूरत है। ये ईमान है। ईमान नहीं है, ये मैं और ये नैना है। ठीक ठीक।
जी उमैर आप बताएं। उमैर मैं सुन रहा हूं आपको। उमैर आप क्वेश्चन। जी वालेकुम सर। जी उमैर। सर मैंने ये पूछना था सर, जो हम स्टोरी स्टार्ट में क्रिएट करेंगे वो सर हमारा पाकिस्तान के रेलेवेंस होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए, या हम जैसे टेररिज्म है तो हम इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते जी हैं? बिल्कुल, अब बेटा स्टोरी कोई भी हो सकती है, लाजिम नहीं होगी कि वो पाकिस्तान स्पेसिफिक होगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी हनान आप बताएं। सर आपने कल कहा था कि इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें कभी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है। आपने अभी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात की है, तो सर यहाँ पे फिर हम टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो बेटा ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं है, पहले इससे पहले तो आपने जनरल स्टेटमेंट लिख नहीं ली है 3 सेंटेंसेस। ओह यस, ठीक है सर। स्पेसिफिक तो बेटा चौथा सेंटेंस बनता है। ठीक है सर। अच्छा अब चलते हैं डियर फ्रेंड। अब हमने कहा स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। अब पहले 6 सेंटेंसेस आपने लिख लिए हैं, लाजिम नहीं है मैं बार बार आपको कह रहा हूं ये 6 होंगे, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड यू आर सपोज टू राइट ऑन द स्पोर्टिंग, उसके बाद आपने स्पोर्टिंग स्टेटमेंट लिखनी है। स्पोर्टिंग सेंटेंस को हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं। ये अब जरा फोकस हमने तवज्जो देनी है। बेटे पहले को हमने नाम रखा है प्राइमरी, या इसको हम एसेंशियल भी नाम रखते हैं। हमने इसका नाम, टोटल सेंटेंसेस कितने होंगे? 10 होंगे। जैसे इसको हम फर्दर बाइफर्केट करते हैं 2 में। एक को कहते हैं हम एसेंशियल। डेसेंट एसेंशियल पार्ट वो होता है जो कि कैटेगोरिकली आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया है। आप कभी भी एसेंशियल पार्ट जो है आप उसे कभी भी मिस नहीं कर सकते। आपका एसेंशियल पार्ट वो पार्ट होता है विच हैज बीन डेलिबरेटली आस्क्ड बाय योर टीचर, और कभी भी आपको जो एसेंशियल पार्ट है आप उसको मिस नहीं कर सकते। हम उसे प्राइमरी भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड यही मेरा ऐसे है, तो इसके अंदर मैं काजेस को कभी भी मिस नहीं कर सकता। अगर मैं काजेस को मिस करूंगा तो मैं फेल हूंगा। साथ आप मुझे बताएं कि पहला टॉपिक जो है काज ऑफ टेररिज्म, इसके अंदर आप साथ कंसिक्वेंसेस सॉल्यूशन ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? आप देंगे या नहीं देंगे? अगर सपोज करते हैं आप नहीं देते तो आप क्या फेल हो जाओगे? जी 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 फरजाद दानिश आप मुझे बताएं कि वुड यू लाइक टू ऐड द कंसीक्वेंस इन सॉल्यूशन इन दिस वन? सर सेकेंडरी स्टेटमेंट के तौर पे थोड़ा सा दे देंगे, बाकी अगर फोकस नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे सर तब भी ठीक है, मतलब प्राइमरी पे फोकस ज्यादा होता है, सेकेंडरी तो आपकी मर्जी, आप देते हैं नहीं देते। माय डियर सर रिमेंबर वन थिंग कि हमने प्राइमरी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जिन्हें आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस करेंगे ना तो एग्जामिनर आपको मिस कर देगा। डियर सर प्राइमरी हमेशा मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम 3 होती हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकेंडरी, आप जरा गौर से मेरी बात सुननी है। सेकेंडरी स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट, सेकेंडरी पोर्शन इज द पोर्शन which has not been asked by your teacher. But if you add and that seems relevant, you will increase your score. But a secondary statement, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि 10 सेंटेंसेस में 80% सेंटेंसेस जो होंगे या 70% सेंटेंसेस जो होंगे वो प्राइमरी के होंगे। कि बेशक अगर आपका ये टॉपिक है कि काजेस ऑफ टेररिज्म, आप इसमें कंसिक्वेंसेस भी लिखते हो, आप सॉल्यूशन भी लिखते हो, 10 में से 7 सेंटेंसेस काजेस पे मुश्तमिल होने चाहिए, 1 या 2 सेंटेंसेस कंसिक्वेंस पे हो जाना चाहिए, और 1 या 2 सेंटेंस जो है वो सॉल्यूशन पे होना चाहिए। मैंने आपको एक मिनट, मैंने आपको डिफाइन किया है कि सेकेंडरी स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट which has not been asked by your teacher, but if you will add and that seems relevant,
तो रिलेटिवली आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब मैं सपोज करता हूं मेरा टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। अब आप तमाम लोग अपनी नोटबुक में लिखें कि इसकी सेकेंडरी स्टेटमेंट कौन कौन सी बनेगी। जी मिशाल, आप मुझे बताएं कि इस टॉपिक की आपने सेकेंडरी स्टेटमेंट क्या बनाई है। मिशाल। जी मिशाल, आप मुझे बताएं इस मेरिट एंड डीमेरिट्स, मेरा टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, तो मुझे बताएं इसकी आपने सेकेंडरी स्टेटमेंट क्या बनाई है। ये हीरा आप बता दें, हीरा बानो। हीरा मैं सुन रहा हूं आपको। हीरा आप मुझे बता सकती हो, आपके शायद माइक्रोफोन में कोई शायद इशू है। जी फैजा, फैजा आप बताएं। सर इसमें ये लिख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड फॉर प्रमोटिंग को एजुकेशन, मतलब कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे प्रमोट क्या लिखेंगी? वे फॉरवर्ड फॉर प्रोमोटिंग को एजुकेशन, टू प्रोमोट को एजुकेशन। do you think that this seems relevant? सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो एक्स्ट्रा, मैंने क्या बताया, मैंने कहा इट शुड बी द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बट दिस मस्ट बी सीम द रेलिवेंट एज वेल। अगर इररेलेवेंट होगी तो बजाय ऐसे को बेहतर करने को ऐसे को और खराब करेगी। दोनों ही पूछ लिए कि मेरिट्स भी देखो है, उसने आपसे मेरिट भी पूछ लिया, डीमेरिट्स भी पूछ लिया, तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा तो सच बनती नहीं। तो फिर आपने तो एक बना। जीशान आप बताएं। सर इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि द स्टेटस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान। Do you think that this seems relevant? Do you think that this is Pakistan specific topic? नहीं सर, तो मतलब अगर जनरल देखो मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मैंने क्या सेकेंडरी को डिफाइन किया है? मैंने कहा सेकेंडरी स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट जी सर, which has not been asked by your teacher, but if you add and that seems relevant, if you add and that seems relevant, then you will increase your score. बट इसमें तो रेलिवेंट लगती ही नहीं है। देखें आगे आगे एक और मेरा टॉपिक है, और डेसेंट मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे प्राइमरी तो मेरा मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, डेसेंट इसकी कोई सेकेंडरी हेडिंग नहीं बनती है। देयर इज नो सेकेंडरी हेडिंग एट ऑल। इसकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आप बनाएंगे तो ऐसे को खराब करेंगे। तो ये याद रख लें, पहली बात दो चीजें नोट करनी है। पहली बात ये नोट करें कि कभी भी सेकेंडरी हेडिंग हर ऐसे में आती नहीं है। और दूसरी चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये कोई रूल नहीं है कि जी प्राइमरी पहले आएगी सेकेंडरी बाद में आ जाएगी। अगर मेरा सपोज एक ऐसे है कि टेररिज्म एंड इट्स रेमेडीज इसकी सेकेंडरी प्राइमरी स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी सेकेंडरी स्टेटमेंट जो कि काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पहले आ जाएंगी। प्राइमरी का ये मतलब नहीं है कि जी पहले आने वाली चीज बाद में भी आ सकती है। तो कभी कभार डिस्टेंट ये भी होता है कि हमारे पास 6 सेकेंडरी हेडिंग आ जाती हैं, लेकिन आपको एक कदगन है आप पे। देखो मैंने कहा कि कभी कभार एक ऐसा ऐसे आ जाता है कि डिस्टेंट उसके अंदर मेरी 6 सेकेंडरी हेडिंग आ जाती हैं, लेकिन अगर आप 6 सेकेंडरी हेडिंग देंगे तो आपकी प्राइमरी हेडिंग जो है उसके अंदर गायब हो जाएगी। अब ये देखें ना, ये मेरा सपोज करते हैं दिस इज माय टॉपिक, ये हमारा एक टॉपिक है। एक मिनट इसकी मैं वजाहत करता हूं। तो डियर आप पे एक पाबंदी है कि कभी कभार हमारी 6 सेकेंडरी हेडिंग हो जाती हैं। आप 2 से ज्यादा सेकेंडरी हेडिंग कभी ऐड भी नहीं कर सकते, और उनकी भी वेटेज जो है ना सेकेंडरी हेडिंग की, डियर सेकेंडरी हेडिंग की कभी भी वेटेज जो है ना
किसी भी सूरत में उनकी वेटेज 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम उसकी वेटेज जो है वो मैक्सिमम वेटेज उसकी, अगर आप ऐड करना भी चाहते हैं, ये देखें, सपोज करते हैं यहां पे एक मैंने सेकेंडरी हेडिंग दे दिया ओरिजिन, एक मैंने दे दिया कैरेक्टरिस्टिक, एक मैंने दिए दिए कंसिक्वेंसेस, और एक दिन दे दिया सोल्यूशन, और प्राइमरी एक ही है, प्राइमरी हर्डल है। तो डेसेंट अगर मैं 4 सेकेंडरी दूंगा, एक प्राइमरी होगी, तो फिर तो प्राइमरी जो है वो अंडर शेडो आ जाएगी, उसमें तो फोकस ही शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसमें से 2 को आपको निकालना पड़ेगा, 3 भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल में अगर मैं निकालूंगा तो मैं इस ओरिजिन को भी नहीं लिखूंगा और मैं कंसिक्वेंसेस को भी नहीं लिखूंगा, मैं ना तो ओरिजिन लिखूंगा। तो डेसेंट कभी कभार ये भी होता है कि बेटे आपके पास कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिसकी 6 जिसकी 8 सेकेंडरी हेडिंग बन जाती हैं, लेकिन आप पे पाबंदी लगा दी है कि यू आर नॉट सपोज टू ऐड मोर देन 1 सेकेंडरी हेडिंग, सॉरी नॉट मोर देन 2 सेकेंडरी हेडिंग, लेकिन फिर भी आपका फोकस जो है वो प्राइमरी पे रहना चाहिए, ना कि सेकेंडरी पे रहना चाहिए। ये टोटल देखो ना, मैंने मिडल में क्या कहा कि मैंने कहा यू आर सपोज टू राइट डाउन द 8 या 10 सेंटेंसेस, उसमें 80% प्राइमरी होनी चाहिए और रिमेनिंग 20% आपकी सेकेंडरी हेडिंग होनी चाहिए। मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक बताया काज ऑफ टेररिज्म। इसमें काजेस जो है 8 सेंटेंसेस 7 सेंटेंसेस काजेस क्यों नहीं चाहिए, 1-2 सेंटेंस कंसिक्वेंस का होना चाहिए, 1-2 सेंटेंस सोल्यूशन के होने चाहिए। नीचे गए हम, 1 मिनट में लेता हूं क्वेश्चन। नीचे हमने चेंज किया ऐसे, और जब हम नीचे वाले ऐसे पे पहुंचे, ऐसे टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स काजेस एंड कंसिक्वेंसेस। अब की बार हमारा क्या हुआ कि अब हमारी काजेस भी प्राइमरी है और हमारे कंसिक्वेंसेस भी प्राइमरी है। अब हमारी काजेस भी प्राइमरी है और हमारे कंसिक्वेंसेस भी प्राइमरी है। अब क्या होगा अगर मैंने 10 सेंटेंस लिखने, अब मेरी काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस की, वैसे ये कोई मैथ नहीं है, लाजम है एक बराबर होनी चाहिए, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होने चाहिए। अब चेंज हो जाएगी शेप, मैं 4 काजेस लिखूंगा सेंटेंसेस, 3 भी लिख सकता हूं, 3 या 4 में कॉन्सिक्वेंसेस के लिखूंगा और 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में सोल्यूशन के लिखूंगा, क्योंकि इसमें काजेस भी प्राइमरी है और कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी प्राइमरी है। नेक्स्ट जाते हैं। मेरा टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो यहां पे डियर 2 प्राइमरी हैं और इसकी सेकेंडरी बनती भी नहीं है, तो इसके अगर मैं 10 सेंटेंस लिखूंगा तो मैं दोनों को इक्वलिटी दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यहां पे डियर मीनिंग जो है, यहां पे मीनिंग का मतलब है बेनिफिट्स। यहां पे माय डियर स्टूडेंट मेरी एक ही प्राइमरी है और मीनिंग इसकी कोई सेकेंडरी नहीं है, इसकी बनती भी नहीं है सेकेंडरी, देयर इज नो सेकेंडरी एट ऑल, सेकेंडरी बन भी नहीं रही है। तो रूल हमने क्या फिक्स किया, हमने कहा सबसे पहले जनरल, देन डियर स्पेसिफिक, देन प्राइमरी सेकेंडरी के ये कोई रूल नहीं है कि जी पहले प्राइमरी आएगी जब पहले सेकेंडरी आएगी, पहले प्राइमरी भी आ सकती है, पहले सेकेंडरी भी आ सकती है। और डियर जब मैंने इंट्रोड्यूस भी कर लिया, मैंने डिफाइन भी कर लिया, मैंने उसकी डिटेल्स भी बता दी, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे ऐसे जो है, मेरे इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन को क्लोज करूंगा, और जब मैं क्लोज करूंगा तो उसको मैं थीसिस स्टेटमेंट बोलूंगा। अब आते हैं थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले ये एक स्लाइड्स हैं, इसको जरा रीड आउट, तमाम लोग इसको एक दफा गौर से रीड आउट करो। गौर से जरा, ये इन 3 चीजों को, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके।
अच्छा, मैं आप पढ़ाता हूं। माय डियर सन, थीसिस स्टेटमेंट इज द क्रक्स ऑफ योर होल एसे। आपके पूरे के पूरे ऐसे का जो क्रक्स है, आप समझे, आपके पूरे ऐसे को जब मैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा तो दैट इज नोन एज द थीसिस स्टेटमेंट। My dear friend, when I will convert my whole essay in one sentence, that is known as the thesis statement. क्या आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को जब मैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा तो इसे हमने थीसिस स्टेटमेंट का नाम दिया। अब सबसे पहले आते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों लिखी जाती है। माय डियर फ्रेंड, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस इज सपोज्ड टू समराइज योर होल डिस्कशन। इसका पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि इसने आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करना है। अच्छा, यहां पे आप नोट करने वाली बात है, जैसे अगर आपका ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा तो जब आप चीजों को समराइज करेंगे तो उसके अंदर डियर आप अपने प्लान्स बताएंगे। दोबारा मैं एक दफा इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन ये करूंगा कि डियर इसके हमेशा दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हमेशा आपकी पूरे के पूरे ऐसे को समराइज करेगा। अगर ऐसे आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, जैसे अगर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसके अंदर आप सारे के सारे प्लान्स बताओगे। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आप प्लान्स बताओगे, आपके जो भी प्लान्स हैं आप सारे के सारे प्लान्स बताओगे। और अगर आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, अगर आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो उसके अंदर आप स्टांस बताओगे, आई मीन पोजीशन बताओगे कि आप क्या उससे एग्री कर रहे हो या क्या आप उससे डिसएग्री कर रहे हो। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने कहा समराइज करोगे। समराइज करना भी दो तरीके होते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं तो प्लान्स होते हैं, और अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो उसके अंदर आपका स्टांस होता है। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको अगले ऐसे के साथ कनेक्ट करता है कि इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ का आपस में कनेक्शन भी थीसिस स्टेटमेंट के जरिए क्रिएट किया जाता है। मैं आगे वजाहत करता हूं कैसे। जैसे आप इसकी बात करते हैं लोकेशन पे, लोकेशन पे बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाए जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये हमेशा आउटलाइन से पहले आएगा। कहां आएगा मेडिसन, ये हमेशा आउटलाइन से पहले आएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये मैं अब्दुल गफार लेता हूं क्वेश्चन। मेरा मेडिसन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप कैसे अपने ऐसे की जो फाइनल जो क्रक्स जो है आप अपनी फाइंडिंग पहले कैसे दे सकते हैं। और ये सर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या जो एक यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल मेथड ये है कि इसकी हमेशा दो लोकेशन होती हैं। इसकी पहली लोकेशन ये है कि डियर हर सूरत में ये आई मीन थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगी और कंक्लूजन के स्टार्ट में आएगी। इंट्रोडक्शन के एंड पे इस वजह से आएगी क्योंकि इसका काम एक कनेक्शन भी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन को अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करती है, और सॉल्यूशन के स्टार्ट में, कंक्लूजन के स्टार्ट में इस वजह से आती है क्योंकि कंक्लूजन से पहले पैराग्राफ होते हैं, कंक्लूजन के बाद तो कोई पैराग्राफ नहीं होता। अब आते हैं इसकी लेंथ पे। माय डियर फ्रेंड, इसकी आइडियल लेंथ इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन वन सेंटेंस। ये हमेशा एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो यू मे राइट दिस इनटू टू सेंटेंसेस एज वेल। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन ये है कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है। माय डियर फ्रेंड, इसकी दो टाइप्स हैं, हम एक को सिंपल कहते हैं और एक को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं अभी वजाहत करता हूं। जी पहले अब्दुल गफार आप क्वेश्चन करें, देन मैं इन चीजों को थोड़ी सी वजाहत करता हूं। जी क्वेश्चन करें। सर ये जो आप बता रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो मतलब है उसमें हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी उसमें हमने अपने प्लान बताने हैं। जी जी, तो सर वो प्लान एक स्टेटमेंट में बताने, एक सेंटेंस में मतलब बताने हैं? जी एक ही सेंटेंस में। मैं भी बता रहा हूं कैसे बताने हैं। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना बेटा। सपोज करते हैं
मेरा टॉपिक यही आ जाता है, टेररिज्म, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। मैंने कहा 2 टाइप्स है, अगर आसान से लिखनी है ना, और पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, यू मे स्टार्ट विद सिंपल वन। मैं कहा 2 टाइम है, एक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। मैं पता है इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस एसे विल टॉक अबाउट टेररिज्म, इट्स कॉजेज, consequences and solution in coming paragraph। पूरा समराइज हो गया ना, प्लान्स मेरे पूरे बता दिए, उन्होंने प्लान्स बताया कि ये ऐसे जो है ये टेररिज्म पे बात करेगा, ये उसकी काजेस पे बात करेगा, ये उसकी कंसिक्वेंसेस पे बात करेगा, और ये उसके सॉल्यूशंस पे बात करेगा। पूरा ऐसे आ गया। मेरा सपोज का टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। जैसे अगर मैंने सिंपल थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो अगेन मैं वही लिखूंगा कि दिस एसे will talk about, या this essay will describe co-education, its merit and demerits in coming paragraphs। अब कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं सर ये तो बहुत सिंपल है। माय डियर स्टूडेंट, आपकी 2 चीजों के अंदर प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। पहली चीज ये है कि क्या वो करेक्ट होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, एक चीज है कि इनकरेक्ट और एक चीज है सिंपल। आप जब कॉम्प्लेक्स करते हैं तो आप इनकरेक्ट लिखते हैं। तो क्या मुझे बताएं, इनकरेक्ट बेहतर है या सिंपल बेहतर है? मेरे ख्याल में सिंपल बेहतर होगी। अब अगर इसी को आप कॉम्प्लेक्स लिखना चाहते हैं को एजुकेशन वाले को, तो मैं कॉम्प्लेक्स भी बता देता हूं। मैं कॉम्प्लेक्स इसको ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि देयर आर द डिफरेंट मेथड टू प्रोवाइड द एजुकेशन, वन अमंग देम इज को एजुकेशन, हाउएवर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सोसाइटी in which this is prevailing। तो ये कॉम्प्लेक्स होगी जी। इसने भी समराइज कर दिया, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि यू मे स्टार्ट विद सिंपल। मैं दोबारा बताता हूं, ऑब्जेक्टिव है, समराइज करना है। अभी हम आर्गुमेंटेटिव पे गए नहीं है, तो इस वजह से मैं सिर्फ प्लान्स बता रहा हूं। वो पहली बात है, प्लान्स बताएगी, और दूसरी बात ये है कि प्लान्स के साथ साथ वो आगे फ्यूचर के साथ इंडिकेट करेगी। इंट्रोडक्शन के हमेशा एंड पे, कंक्लूजन के स्टार्ट में, लेंथ मिनिमम 1 सेंटेंस, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस। इसकी 2 टाइप्स हैं। हमने एक को सिंपल का नाम दिया और एक को कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पिछले 2-3 सालों में जिन लोगों ने ऐसे पास किया है, हम जरा उनके ऐसे के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि उन्होंने जब अपने ऐसे लिखा था तो उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या क्या लिखा था। तो वहां से चीजें जो है आपके लिए और ज्यादा बड़ी आसानी के साथ सिंपल हो जाएंगी। मुझे 1 मिनट दें, मैं एक इंट्रोडक्शन, जी फैजा आप क्वेश्चन कर लें, मीनवाइल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स का थोड़ा दोबारा बताइएगा कि कैसे। मैंने कहा बेटे, कॉम्प्लेक्स वो होती है जो कि चीजों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताएगी, समराइज करेगी, लेकिन तमाम चीजों को घुमा फिरा के समराइज करेगी, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे अभी आपने एक लाइन बताई, देयर आर डिफरेंट मेथड्स के कंप्लीट। जी देखो, सिंपल को तो आपने सिंपल ही लिखना है कि दिस एसे विल टॉक अबाउट दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। कॉम्प्लेक्स में आप डायरेक्ट बातें नहीं करेंगे, आप इनडायरेक्ट तरीके से चीजों को कन्वे करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये डियर एक स्टूडेंट ने 2018 में एक ऐसे लिखा था, ये वाला, और इसमें उनके मार्क्स जो आए थे ना, he scored 59 इन इंग्लिश ऐसे। टॉपिक क्या आया? तो टॉपिक आया था ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज एंड रेमेडीज। तो मैं टॉपिक को देखूंगा तो 2 प्राइमरी हेडिंग है। मेरी एक प्राइमरी हेडिंग जो है वो कॉजेज की है, और दूसरी प्राइमरी हेडिंग जो है वो रेमेडीज की है। ऐसे ही है गालमन। हमने एक जनरल तमहीद से स्टार्ट किया। तमहीद हमने क्या बांधी? तमहीद हमने बांधी, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया। मैंने अपने आप से क्वेश्चन क्या किया? मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि व्हेन या वेयर डज दिस ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट। मुझे आंसर मिला कि जी ये आप हर एक को अपना आंसर हो सकता है। मैंने इसको स्टार्ट किया जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज लेड
to the emergence of numerous environmental problems. Of all these problems, global warming is undoubtedly the most dangerous problem that has captivated the thought of the countless people since the last 2 decades. मैंने 2 सेंटेंस लिखे जर्नल के, यहां से डिसेंट मैंने स्पेसिफिक स्टार्ट की। ये मेरी स्पेसिफिक है, यहां तक मैंने लिखा ग्लोबल वार्मिंग मीन्स increase in the average temperature of the earth. The issue is further intensified by the fact that the world leaders have yet not been able to form the consensus on global warming. जैसे यहां से मैंने प्राइमरी स्टार्ट की, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ग्लोबल वार्मिंग is caused due to the massive burning of fossil fuel like oil, diesel, furnace oil, and natural gas. Such unchecked burning has increased the percentage of carbon dioxide in the atmosphere to an alarming point. Furthermore, nuclear radiation, mass deforestation, and the unchecked use of the chemical have made the situation more threatening. जैसे यहां से मैंने सेकेंडरी हेडिंग स्टार्ट की, मैंने लिखा है if the rise of the greenhouse gases remain unchecked, the repercussion can be catastrophic for human and animal races. The ice on pole would melt and it lead to a rise in the sea level. Consequently, many coastal cities can be inundated. Moreover, green pasture will turn into desert. Many important animal species would become extinct. The solution, again, my primary pair, the solution of this alarming problem required the immediate steps. It required the world leader to develop the unanimity of thought to counter the issue. It also demands the engineer and scientists to explore the new avenue for renewable resources and energy management. There is also dire need to generate the worldwide awareness in masses about this issue, which is so much intricately linked with the life and the future of billions of people. The effective solution of the problems lies in well-deliberate, ceaseless, disciplined, and sincere effort at a global and national level. That would bring to the light global warming, causes, repercussion, and a practical measure to counter the problem of global warming. ये आखिरी सेंटेंस देखें, हमने थीसिस लिखा कि हमारी जितनी भी डिस्कशन थी, हमने सारी की सारी डिस्कशन को समराइज कर दिया। हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन आखिरी सेंटेंस में समराइज हो गई। और हमने कौन सा लिखा है? हमने सिंपल थीसिस स्टेटमेंट लिखा है। मैं दोबारा बताता हूं, माय डियर स्टूडेंट, हमने जर्नल से स्टार्ट किया। जब हमने जर्नल को स्टार्ट किया तो उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने स्पेसिफिक लिखी। हमने स्पेसिफिक के बाद अगेन प्राइमरी लिखी, देन सेकेंडरी लिखी, अगेन प्राइमरी लिखी, क्योंकि सीक्वेंस ऐसे बन रहा था। और एंड पे डियर स्टूडेंट हमने थीसिस लिखा। और हमने थीसिस क्या लिखा? हमने कहा दिस essay would bring to the light global warming, causes, repercussion, and a practical measure to counter the problem of global warming. अब ये देखें, हमारा दूसरा essay है, टॉपिक ऑफ essay है नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, ills and remedies. 2 प्राइमरी हैं, एक ills है और दूसरा रेमडीज है। हमने क्या स्टार्ट किया? हमने कहा अगेन क्या सोसाइटी अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, टैलेंट एंड रेसेस वर्क टुगेदर। एक ही सेंटेंस लिखा जर्नल का। फिर आइडिया स्पेसिफिक पे, जब जर्नल थोड़ी लिखी जाती है तो फिर स्पेसिफिक ज्यादा लिखी जाती है। मैं सबसे पहले तो इसको डिफाइन करूंगा, ये है क्या? National integration is the will of the people to live together for better future, prosperity,
and protection of their economic, social, political, and religious rights. Furthermore, it is the process of achieving national cohesion, stability, strength, and being united as a nation. However, this cannot be taken for granted. When it gets subverted, the task of its restoration becomes very difficult. Pakistan has been facing many religious, ethnic, linguistic, and political problems that are often in conflict with our nation integration. It will bring peace and sense of patriotism our society. Furthermore, speedy justice, development, and quality education in our society can be achieved with the help of nation integration. अब मैं इल्स लिख रहा हूँ. मैंने कहा sectarianism, provincialism, absence of economic and social justice, and continuation of feudalism are the big cause of failure of our nation integration. Above all, culture of violence, prolonged dictatorship, and dearth of the visionary leadership are the main hindrances in the way of nation integration. Lack of nation integration brings many social and economic repercussions in a society. In the absence of the nation integration, uncertainty, frustration, and culture of violence emerge in a society. Furthermore, poverty, economic backwardness, clash of institution, and dearth of the good governance are the main product which emerge due to the absence of the well-coherent nation integration. There is also need, again primary, of taking daring step to strengthen our nation integration. We must give the lesson of patriotism to our people to bring nation integration. Stable democratic system is needed to achieve the nation integration in a real and true form. Economic development, quality education, and uniformity, dispensation of justice at all levels, elimination of poverty, and above all, loyal and visionary leadership is required to make our society well integrated. In this essay, I will. अब यहाँ पे मैं एक डिबेट है CSS में. डिबेट ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन को यूजेज नहीं करना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि ऐसे जो है वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, उसमें आपको यूज करना चाहिए. क्योंकि डियर स्टूडेंट, इस पे डिबेट है और जो भी चीज कंट्रोवर्शियल हो उससे आपको अवॉइड करना चाहिए. इस वजह से आप पूरे ऐसे में आई और वुई का यूजेज नहीं करेंगे तो आप आई खत्म भी हो सकता है. कैसे? आप इन भी खत्म कर दें, आप आई भी खत्म कर दें तो आपको जुमला ठीक हो जाएगा. अब जुमला हो जाएगा. पीछे भी मैंने वुई और आवर लिखा हुआ है, आपने उसको भी खत्म करना है. हम लिखेंगे दिस ऐसे विल डिस्कस. जब इन खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली आई भी खत्म हो गया. नेशन इंटीग्रेशन, causes of nation disintegration, effect of weak nation integration, and some practical measure to get the nation integration. तो ये पूरे के पूरे ऐसे को हमने समराइज कर लिया. अब पहले आप क्वेश्चन कर लें, देन मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा. आप इसी पैटर्न पे फुल फ्लैज वही इंट्रोडक्शन लिखेंगे. जी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा क्वेश्चन कर लें, देन विल मूव फॉरवर्ड. कोई क्वेश्चन नहीं है इंट्रोडक्शन के मुतालिक? मेडिएशन एक दफा जी उमर आप बताएं. सॉरी उमैर. उमैर मैं सुन रहा हूँ जी. उमैर सर मैंने ये पूछना था सर, ये जो इंट्रोडक्शन है ये हम आउटलाइन से पहले लिखेंगे या आउटलाइन के सर फौरन? नहीं, आउटलाइन बड़े आउटलाइन के फौरन बाद लिखा जाता है. ठीक है सर, थैंक यू. मैंने उस कल क्लास में पढ़ाया था कि मैंने अभी आउटलाइन नहीं पढ़ाई है, आउटलाइन मैं एंड पे पढ़ाऊंगा. ओके सर, थैंक यू सर. इंट्रोडक्शन हमेशा आउटलाइन से पहले आउटलाइन के बाद लिखा जाता है. सबसे पहले तो आउटलाइन आती है. सर ये भी सुना था कि वो 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन आपने आउटलाइन से पहले भी लिखना है, तो शायद बेटे वो थीसिस होती है, वो नहीं लिखनी है आपने. जी ठीक है सर, थैंक यू सर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लें जिनके जो सेकंड क्वेश्चन है अपना. सॉरी सिद्रा आप क्वेश्चन करें. सर
मैंने भी यही पूछना है कि कुछ इस तरह से कुछ लोगों ने पास किया ऐसे, तो उन्होंने अपनी आउटलाइन दिखाई थी जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देके ना उसके अंदर अपनी थीसिस लिखी और फिर आगे आउटलाइन कंप्लीट की थी। तो मैंने भी यही पूछना था कि ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना। मैं बताता हूँ। मेरी बात ये है कि मैंने कहा 2 ओपिनियन है। मैंने क्या आपको बताया? 2 ओपिनियन है। मैंने सबसे पहले आपको ओपिनियन बताई। मैंने कहा CSS में एक ओपिनियन ये है कि बहुत से लोग अपनी थीसिस जो है ना वो अपनी आउटलाइन के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है ना, और वो पास भी हो जाते हैं। क्यों पास हो जाते हैं? बट एक बंदा 50 नंबर ले रहा है, अगर वो थीसिस स्टेटमेंट को किसी गलत भी जगह लिख के देगा तो थीसिस स्टेटमेंट 100 नंबरों की तो नहीं है ना, फिर भी पास हो जाएगा। 5-4 नंबर उसके कट जाएंगे। अब एक बंदा खड़े ही 40 पे है, वो है ही 40 पे, अगर डेसेंट वो थीसिस स्टेटमेंट गलत लिखेगा ना तो उसके लिए बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से जो आइडियल ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, यूनिवर्सल फॉर्मेट ये है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन के एंड और कंक्लूजन के स्टार्ट में आती है। जी जीशान आप बताओ। सर हम अपनी जो आउटलाइन की वर्डिंग होगी उसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या हमें अलग से ही मतलब सिमिलर वर्डिंग यूज करनी होगी उसके लिए? आप कर भी सकते हैं। आप समझे बेटे 80 वैसे भी इंसान जब एक दफा लिखता है दोबारा लिखता है ना, इंसान वैसे भी चेंज कर लेता है चीजों को। मतलब बेटर ये है कि हम चेंज करें उसको, सिनोनिम्स बेटर यूज बहुत करें। ज्यादा है, सिनोनिम यूज करें। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट है आबिद अली का क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स के बारे में आप क्या कहते हैं सर? इसमें अबव ऑल को 2-3 मरतबा उन्होंने यूज किया है या वैसे बेहतर ये है, एक मिनट बेटे, बेहतर ये है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। यस सर। आपके वर्ड्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके सर। अच्छा जी आबिद अली आप क्वेश्चन करें। आबिद अली मैं सुन रहा हूं आपको। अच्छा जैसे 10 मिनट की आपको ब्रेक है। 10 मिनट बाद एक दफा आप इनको डाइजेस्ट चीजों को समझ लें। एग्जैक्ट अभी टाइम हुआ है 8:20, 8:20। 8:30 पे हम दोबारा वापस आते हैं। अच्छा ये आप अपने आप को अनम्यूट रखा करें ना। अच्छा माय डियर फ्रेंड, मैं एक दफ़ा कल वाला लेक्चर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, इन दोनों को एक दफ़ा जल्दी जल्दी, वैसे कल वाला तो आज मैंने रिवाइज कर दिया है। माय डियर फ्रेंड, आई हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। कल के लेक्चर को भी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन को, और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ मैप, एंड व्हेन आई वर्ड चूज मैप, this means that this is supposed to convey the complete summary. The basic function of introduction is to do 4 objectives. Number 1 is that it is supposed to introduce the topic. Number 2, introduce का मतलब ये है कि आपने अपने टॉपिक को identify, मीन की इंट्रोड्यूस करना है, तमहीद मांगनी है। Then identify the topic, inform the surrounding details, then route the essay towards the final conclusion. My dear friend, this is always consisted on the 10% of your essay. As far as its length is considered, this is always consisted on 10 to 18 sentences. It must mean one continuous paragraph. It should convey the complete summary, and it has 4 objectives. पहला ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग, दूसरा है स्पोर्टिंग, और तीसरा है थीसिस। देन मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट, वी हैव 6 टाइप ऑफ एसे। हमारा डिस्क्रिप्टिव एसे होता है, नरेटिव होता है, सोशो इकोनॉमिक होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, लिटरेरी होता है, परसुएसिव होता है। लेकिन अगर मैंने इसको सिंपल करूं तो वी हैव बेसिकली 2 टाइप ऑफ एसे।
हमने एक का नाम डिस्क्रिप्टिव रखा है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो ऐसे होता है जहां पे चीजों की अपनी डिटेल्स बतानी होती है, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो होता है जहां पे डिफरेंट आपने पोजीशन लेनी होती है, या तो आपने यस कहना होता है या आपने नो कहना होता है। आज मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपोनेंट क्या होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव या सोशल ऐसे के। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि मैंने नाम रखा ओपनिंग स्टेटमेंट। दे वुड बी 6 सेंटेंसेस, और इन 6 को मैंने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक का नाम ने मैंने जर्नल रखा और दूसरे का नाम मैंने स्पेसिफिक रखा। मैंने नहीं रखा, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल फॉर्मेट है। जनरल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है वेयर यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, और किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो ये 4 पॉपुलर मेथड्स। हमारा सबसे पहला मेथड ये है कि आप उसकी बैकग्राउंड से स्टार्ट करो। देखो ना, बड़ा आसान है। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक आ जाता है सोशल मीडिया, मैं मीडिया से स्टार्ट करूंगा। मेरा टॉपिक आ जाता है हायर एजुकेशन, तो मैं एजुकेशन से स्टार्ट करूंगा। ऊपर से तमीज बांधनी है। कोटेशन है तो कोटेशन से स्टार्ट करो, कोई वर्स है तो वर्स से। लेकिन कोटेशन का मैंने ये बताया कि जो शुरू में कोटेशन आती है उसका थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट चेंज होता है। देन डियर स्टूडेंट, आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखनी है, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने टॉपिक को डिफाइन करना है और आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। देन माय डियर स्टूडेंट, हम प्राइमरी स्टेटमेंट लिखेंगे। प्राइमरी स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर आपसे जो कैटेगोरिकली पूछा गया वो लिखते हैं। मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम 3 भी हो सकती है। और सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट जो कि आपसे नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जैसा आखिरी सेंटेंस आपका थीसिस स्टेटमेंट होती है, और जैसा थीसिस स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट जिसके अंदर आपकी पूरी डिस्कशन जो है आप उसको क्लोज करोगे। बड़ा आसान अल्फाज में बताऊं तो पूरे ऐसे की एक सेंटेंस के अंदर जो समरी होती है ना, कि पूरे ऐसे को जब आप एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अ थीसिस। मेडिएशन थीसिस स्टेटमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को इसमें समराइज करना है, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसने पूरी की पूरी डिस्कशन के साथ आपको लिंक करना होता है। पहली बात है समराइज करना है, और दूसरी बात ये है कि जैसे पूरी डिस्कशन के साथ इसने आपको लिंक करना है। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा, आप कभी भी इस फॉर्मेट से डेविएट नहीं कर सकते। तो कल की क्लास में आज पिछले पेपर आज आपको मैंने चेक कर लिए थे, मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि इसके क्या मसाइल हैं। वो फिर इंडिविजुअल हमारी इंशाल्लाह कल से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। कल डियर स्टूडेंट आपका आपस में यू आर सपोज पहला जो आज मैं आपको वापस भेजूंगा उस पर नंबर नहीं होंगे, उसमें सिर्फ कमेंट्स होंगे। कमेंट्स का मतलब ये होगा कि आपके इश्यूज हैं क्या, और इन इश्यूज को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन आज का जो ऐसे होगा ना, जो कल मैं लूंगा, इसके अंदर आपके नंबर दिए जाएंगे, और मैं क्लास में अनाउंस करूंगा कि सबसे बेहतर किसका इंट्रोडक्शन है और सबसे बुरा इंट्रोडक्शन किसका है। 2 टॉपिक होंगे आपके, मीन के 2 फील्ड से मैंने टॉपिक लूंगा। 1 2 भी नहीं 3 होंगे। एक एजुकेशन से लूंगा, एक डेमोक्रेसी से लूंगा, और तीसरे टॉपिक जो है वो मैं सोशो इकोनॉमिक इश्यूज से लूंगा। किससे? सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो है, तीसरा टॉपिक सोशो इकोनॉमिक इश्यूज होगा। जी, अब अगेन क्वेश्चंस हैं, एक दफा क्वेश्चन कर लेता हूं। जी तौहीद, आपने क्वेश्चन करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बताई है एक सेंटेंस में, तो सच में थीसिस स्टेटमेंट तो नहीं वो ही, क्योंकि ना तो हमारा स्टांस वाजे कर रही है, ना हमारी स्टैंडिंग वाजे कर रही है कि हाँ भी हमने क्या करना है। वो सिंपल एक लाइन है कि हमने इसमें ये बता देंगे कि जो नेक्स्ट जितने भी पैराग्राफ हैं वो हमारे ये डिफाइन करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट तो हमारी फिर एक तरह की आई ही नहीं इसमें। जिस तरह हम कहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में हमारा स्टांस भी वाजे हो जाए और हमारे एक्शन भी वाजे हो जाए। बेटे पहली बात ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है ना, कौन सा ऐसे? डिस्क्रिप्टिव ऐसे, उसके अंदर एक्शन होते हैं, उसके अंदर स्टांस होता ही नहीं है। मुझे बताएं, आपका टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट डीमेरिट्स, बताएं इसमें क्या स्टांस है आपका?
कोई है स्टांस इसमें? सर इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स एक सेंटेंस में लिख के तो हम उससे कंक्लूड कर देंगे, अगर हम ऐसा कर लें। तो हमने किया यही है, हमने यही नहीं लिखा था कि दिस एसे विल टॉक अबाउट को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो आपके पूरे प्लान से पूरा एक्शन आ नहीं गया है इसके अंदर? नहीं सर, बजाय इसके कि हम वर्ड मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें, हम उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये भी एक मिनट, आप ये भी लिख सकते हो, उसको मैंने नाम दिया था कॉम्प्लेक्स का। आप ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो कि देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ एजुकेशन, one is co-education which has few advantage like confidence building, minimum utilization of resources and few demerits। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन वो बड़ी लंबी हो जाएगी। सही सर, थैंक यू। कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, कौन सा ऐसे होता है, उसके अंदर स्टांस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर कोई स्टांस नहीं होते। सही सर। जी सैफुल्लाह, आप बताएं। सैफुल्लाह, मैं सुन रहा हूं आपको। इंट्रोडक्शन एक स्टोरी से, उस स्टोरी का जिक्र। सैफुल्लाह, आपका गालिबन वो नहीं है, क्या कहते हैं, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सैफुल्लाह, आपके सर पूछ रहा था कि जिस इंट्रोडक्शन स्टोरी का जिक्र करते हैं, तो स्टोरी का जिक्र आगे यूजुअल पैराग्राफ या बॉडी पैराग्राफ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बॉडी पैराग्राफ के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं होगा। सैफुल्लाह, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो आपने स्टोरी लिखी है, स्टोरी बॉडी पैराग्राफ में नहीं होगी, ठीक है? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। ठीक है, वो बॉडी पैराग्राफ में नहीं होगी, उसका जिक्र सिर्फ उधर आएगा, आगे जाके उसका जिक्र नहीं आएगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, कल आपके पास पेज भी होने चाहिए, ब्लैंक शीट जिसको कहते हैं, 2 मार्कर होने चाहिए, 2 पॉइंटर होने चाहिए। तो आपने कल इंट्रोडक्शन लिखना है। अच्छा जी, मोहम्मद राशिद, आप क्वेश्चन करें। राशिद, मैं आपको सुन रहा हूं। सर मेरा सवाल ये है कि जो हमारी स्टोरी का स्टार्ट होगा और एंड होगा, वो एक्चुअली कवर कर रहा होगा हमारे बैकग्राउंड को और आइडेंटिफिकेशन को? नहीं नहीं, ना तो वो बैकग्राउंड को सिर्फ कवर कर रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अलग सेंटेंसेस लिखेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन को कवर नहीं करेगा। राइट सर, ठीक। सो आज की जी तौहीद, आप बताएं। तौहीद सर, जो आपने इंट्रोडक्शन करवाना है वो कल हम एट द स्पॉट लिखेंगे या आप हमें आज एट दे द देंगे? स्पॉट लिखेंगे, एट द स्पॉट। मैं आपको 2 टॉपिक दूंगा, उनमें से 2 में से किसी एक टॉपिक पे आप एट द स्पॉट लिखेंगे। सही सर, थैंक यू जी। सैयद दानिश। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने कहा कि थीसिस स्टेटमेंट या तो इंट्रोडक्शन के एंड में लिखेंगे या कंक्लूजन के स्टार्ट में। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि कंक्लूजन के स्टार्ट में व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूजन के स्टार्ट में? बेटे, जब आप कंक्लूजन शुरू करोगे ना, कंक्लूजन की पहली 2 से 3 लाइंस जो होंगी वो थीसिस स्टेटमेंट होंगी। सर थीसिस स्टेटमेंट इज खुद वो कंक्लूजन है ना, मतलब इंट्रोडक्शन का? बेटे, कंक्लूजन का कंक्लूजन जो है क्या है, कंक्लूजन का कंक्लूजन जो होता है वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है। सॉरी आई डिडंट गॉट। एक मिनट। ऐसे को जो समराइज करते हैं ना, वो या इंट्रोडक्शन होता है या कंक्लूजन होता है, ऐसे ही है। ठीक है। या कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को फर्दर समराइज करते हैं ना, तो वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ठीक है। तो सो डियर फ्रेंड्स, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।